गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी तो वीडियो सही दिख रहा है। तो बेटा मैं सबसे पहले आज कुछ ये जो लास्ट में कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है, जैसे क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। और फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो जो ऑर्बिटल शेप ऑफ ऑर्बिटल का डिस्कशन है उसको भी आज की क्लास में ही फिनिश कर देंगे। ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट क्लास जो मंडे को होगी, मंडे की क्लास में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को स्टार्ट कर सके। ठीक है, एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नोट करो। लिखो, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, correct set of 4 quantum numbers, correct set of 4 quantum numbers of valence electron, correct set of 4 quantum numbers of valence electron of rubidium with atomic number 37, with atomic number 37 is, तो रुबिडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके चारों क्वांटम नंबर्स बताने हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पे रख लिए। 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन रख लिया। 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन। 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 3d10, 30 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 3d10, 30 इलेक्ट्रॉन। 4p6, 36 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। जब ये ऑर्डर पता होगा तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे कि इस ऑर्बिटल के फिल होने के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा फिल होगा, उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो 4p6 तो मतलब टोटल 36 हो गया, जबकि एटॉमिक नंबर 37 है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है अबाव रूल के अकॉर्डिंग 5s1। 5s1 तो ये है बेटा यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो अब आप इसके क्वांटम नंबर्स आपको बताने हैं। तो इसका क्वांटम नंबर क्या होगा, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 0, s सबसेल में जा रहा है, और s सबसेल के लिए m भी हमेशा 0 होता है। और जहां तक स्पिन क्वांटम नंबर की बात है तो स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है। स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है।
प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स को बता सकते हैं। तो आप अप्रोच को समझो, अप्रोच क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने पता किया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या, कौन से इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, फिर उस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जहां तक स्पिन क्वांटम नंबर की बात है तो स्पिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस हाफ दोनों हो सकती है, क्योंकि कोई भी रूल हमें ये गाइड नहीं करता कि पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन वाला ऑर्बिटल के अंदर जाएगा या पहला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। इस वजह से प्लस माइनस हाफ दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो which of the following possess highest magnetic moment? Which of the following possess highest magnetic moment? Which of the following possess highest magnetic moment? Option given है बेटा। First option scandium 3 positive, second option manganese 2 positive, third option vanadium positive, and fourth option copper 2 positive. हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका है ये बताना है। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको सही है, आपको हर जितने भी आयंस है सबका अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, तो ये इस हिसाब से अगर आप देखो तो नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन। आर्गन यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन तक तो यहाँ पे आ गए। इसके बाद 4s2 20 एंड 3d1, ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम कंसीडर करें स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, तो अगर स्कैंडियम 3 पॉजिटिव को कंसीडर करें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले पहले निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, मतलब ये सारा इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। फिर मैग्नीज 2 पॉजिटिव को अगर आप कंसीडर करो, पहले मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है बेटा, ये एटॉमिक नंबर प्रॉब्लम में बताया नहीं जाता है। यहाँ तो मैं एटॉमिक नंबर लिख दे रहा हूं, लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना तो वहां पे ये एटॉमिक नंबर आपको नहीं बताया जाएगा। तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला कि एटलीस्ट जो एटॉमिक नंबर 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का नेम और उनका एटॉमिक नंबर ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर मैग्नीज को कंसीडर करें तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d5। अब आप देखो यहाँ पे मैग्नीज 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये 4s वाला 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या हो गया 3d5। बॉक्स रिप्रेजेंटेशन आप इसका देखोगे
आप पूरा सीक्वेंस को समझो मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूं, यही काम आपको भी करना पड़ेगा। जब आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करना है तो आपको बॉक्स डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3d5, अब ये इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, यानी कि √35 बोहर मैग्नेटॉन आएगा, 5 इंटू 7। नेक्स्ट आयन है वेनेडियम पॉजिटिव। तो पहले वेनेडियम एटॉमिक नंबर होता है 23। तो अब वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो आर्गन 4s2 3d3, 4s2 3d3, वेनेडियम पॉजिटिव है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, 4s1 3d3। अब अगर आप इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओगे ये इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका हो जाएगा √24 बोहर मैग्नेटॉन। और इसी तरीके से अगर आप कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए लिखो तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का होगा आर्गन 4s1 एक्सेप्शनल केस, आर्गन 4s1 3d10, 4s1 3d10 फुली फिल्ड ऑर्बिटल पोजेस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, उसके हिसाब से ये। तो कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव इसका मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 4s वाला निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकल गया। तो क्या मिला इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d9। बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओगे तो बॉक्स रिप्रेजेंटेशन से अगर आप देखो तो यहां पे आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो n वैल्यू 1 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर देखा जाए इसका तो √3 बोहर मैग्नेटॉन होगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था यहाँ पे कि इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आप देखो, अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का सबसे कम, उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव का, फिर उसके बाद वेनेडियम पॉजिटिव और सबसे ज्यादा मैग्नीज 2 पॉजिटिव। इस तरीके से इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आप बता सकते हो। जिसके अंदर जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। तो इन क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन, फिर एटम के आयन का कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद फिर अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स बता दो, तो आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करो और फिर उसके आप सारे क्वांटम नंबर बता सकते हो। और अगर आपसे पूछ रहे हैं कि वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो ये देख लो कि क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर है तो पैरामैग्नेटिक, अगर नहीं है तो डायमैग्नेटिक। और अगर पैरामैग्नेटिक है तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आप ये देखोगे कि भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल लोगे बाय यूजिंग फार्मूला √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। तो वो रिजल्ट यूज करके आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन यहां पे और पूछा जाता है, आप पहले क्वेश्चन ही लिख लो फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं। लिखो which of the following will be colored ion, which of the following will be colored ion, which of the following will be colored ion।
तो ऑप्शन गिवन है ए आयरन 2 पॉजिटिव, बी कॉपर पॉजिटिव, सी स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, डी मैग्नीज 2 पॉजिटिव। ये 4 आयन है और आपको बताना है इनमें से कलर्ड आयन कौन सा है। तो क्या किसी को पता है ये कलर्ड आयन कैसे डिटरमाइन करते हैं? मैंने तो नहीं बताया। तो ऑब्वियसली जब मैंने नहीं बताया तो फिर पता कैसे होगा? नोट कर लो, कॉन्सेप्ट नोट करो, कॉन्सेप्ट नोट करो। लिखो आयंस, आयंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ions having unpaired electron in their valence d or f orbital, ions having unpaired electron in their valence d or f orbital, are colored, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो कलरलेस होंगे। तो लिख लो अदरवाइज दे आर कलरलेस, तो बोल रहे हैं कि ऐसे आयंस जिनके डी और एफ ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कलर्ड होंगे, और अगर नहीं है तो वो कलरलेस होंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अब यहां पे आप देखो आयरन 2 पॉजिटिव को अगर कंसीडर करें तो आयरन 2 पॉजिटिव, तो पहले आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, एटॉमिक नंबर है 26, तो आर्गन 4s2 3d6, ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और हमने यहां पे बोला आयरन 2 पॉजिटिव, तो आयरन 2 पॉजिटिव, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तो क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन 3d6। अब 3d6 में अगर आप देखोगे तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये होगा कलर्ड, ये कलर्ड आयन है। कॉपर पॉजिटिव को देखो, यहां पे हमने कॉपर 2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। कॉपर पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 3d10 होगा, 3d10 होगा, तो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा कलरलेस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए कॉपर पॉजिटिव क्या हो गया कलरलेस हो गया। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का भी आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन वाला कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके अंदर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा कलरलेस। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कलरलेस, कॉपर पॉजिटिव कलरलेस। अब मैग्नीज 2 पॉजिटिव को अगर आप देखो तो मैग्नीज 2 पॉजिटिव के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी पीछे आपने इसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा था मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए, तो इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलर्ड है। तो आंसर होना चाहिए इसका ए एंड डी। यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे 0 डी ऑर्बिटल में, यहां पे 0 और यहां पे 5, तो इसलिए ऑप्शन ए एंड डी इज करेक्ट। समझ में आ गया बेटा ये कॉन्सेप्ट? कौन कलर्ड होगा कौन कलरलेस होगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, what is the maximum number of electron, what is the maximum number of electron in an atom, what is the maximum number of electron in an atom in which the last electron filled has the following quantum numbers, has the following quantum numbers। अब इस क्वेश्चन के कई सारे पार्ट हैं, तो एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। पहले आप फर्स्ट पार्ट लिखो। n is equal to 3, l is equal to 1। अगर एटम के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, तो ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? n is equal to 3 and l is equal to 1। तो अब अगर आप देखो बेटा, तो इसका मतलब यहां पे 3p तक ऑक्यूपाइड है भाई, n3l1, तो 3p ऑक्यूपाइड है। अब 3p ऑक्यूपाइड है तो इसका मतलब अगर आप देखो तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहां तक देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने आ सकते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, पूरे एटम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड हैज द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो आंसर है इसका 18। सेकेंड पार्ट, n is equal to 3, l is equal to 2, n is equal to 3, l is equal to 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, 30 इज करेक्ट आंसर। अब 3D फिल होना चाहिए, तो आप देखो आर्गन तक टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के बाद 4s2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, देन 3D में आप मैक्सिमम 10 रख सकते हो, तो आर्गन 4s2 3D 10। तो इस तरीके से अगर आप काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे 30 इलेक्ट्रॉन्स। 30 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। थर्ड पार्ट, n is equal to 3, l is equal to 2 and m is equal to -1। n is equal to 3, l is equal to 2 and m is equal to -1। देखो अब यहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे
तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, आर्गन 18, 4s2, 3d। अब 3d को अगर हम कंसीडर करें, 3d में कितने रखने हैं, अब इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओ। ठीक है, बॉक्स रिप्रेजेंटेशन आपको बनाना है। अब बॉक्स रिप्रेजेंटेशन अगर आप कंसीडर करोगे तो क्या होगा, -2, -1, 0, +1, +2। बोला जा रहा है कि आपको -1, m = -1 तक ही कंसीडर करना है। m = -1 तक कंसीडर करना है। तो m अगर -1 आपको कंसीडर करना है तो इसका मतलब यह होगा कि एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। ठीक है, अगर आप आगे जाते तो हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग होगी, तो हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग होगी तो फिर 0 में भी जाएगा, +1 में भी जाएगा, +2 में भी जाएगा, मैक्सिमम -1 तक ही ऑक्यूपाइड होना चाहिए। आप जरा मतलब समझना है, यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन m = -1 तक मैक्सिमम आना चाहिए। तो अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम यहीं पे खत्म कर दे इसको, ये जो कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद हम कोई इलेक्ट्रॉन ना रखें, लेकिन मैक्सिमम की बात की गई है। तो मैक्सिमम में क्या है कि हम एक बार इसको सिंगली फिल कर दें और फिर उसका जब वापस आते हैं तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसके लिए भी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप जरा समझना। अगर हम वापस इसको जब इसकी पेयरिंग करना शुरू करते हैं तो पेयरिंग करते हुए ये वाला इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इसके लिए भी n = 3, l = 2 एंड m = -1 हो। तो इस हिसाब से देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम में रखे जा सकते हैं। अब आप काउंट करो तो 18 + 2 20, 20 प्लस कितना, यहां पे 7, तो 27 इज करेक्ट आंसर। तो 27 इलेक्ट्रॉन इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्लियर हुआ बेटा? फोर्थ पार्ट, n = 3, l = 1 and m = -1। n = 3, l = 1 and m = -1। तो अब आप यहां पे देखो, n = 3, l = 1 मतलब 3p, 3p सबसेल। तो अगर आप फिलिंग करोगे तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन को आप कंसिडर कर सकते हो उस कंडीशन के साथ। तो 3px, अब अगर हम इसका 3p का बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाए, m = -1, तो देखो बेटा ये -1 0 +1, -1 0 +1। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, फिर ये, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप इसको कंसिडर करो। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए p में, तो 3p4। तो अब आप काउंट कर लो कितने हो गए, 10 12 16, 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का,
n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to 0, s is equal to minus half. $29. तो देखो 3D इसका मतलब क्या हो गया? आर्गन 4s2 3dx अब n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो -2 -1 0 +1 +2। अब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं बेटा। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन रहता है, तो हम पहला तो क्लॉकवाइज स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन पहले रख देते हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज से पेयरिंग करते हैं। तो आप देखो ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए ये क्वांटम नंबर्स डिफाइंड है, इस इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स ये है। तो आप देख सकते हो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 28। तो 28 इलेक्ट्रॉन इज करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? चलो तुम लोगों ने टेस्ट पोस्टपोन करा दिया, अच्छा ही किया। नमन बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सबका भला कर दिया तुमने। लिखो एक क्वेश्चन। the number of wave made by a Bohr electron, the number of wave made by a Bohr electron in an orbit of maximum magnetic quantum number +2, the number of wave made by a Bohr electron in an orbit of maximum magnetic quantum number +2 is, ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड 2 और फोर्थ 1। तो आंसर भी आ गया लोगों का। अर्पित कैसे निकाला बेटा, आंसर बताओ, एक्सप्लेनेशन। थ्री डी ऑर्बिटल
3d ऑर्बिटल। अच्छा, यहां पे बोला गया है क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ वेव मेड बाय अ बोहर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2, उस ऑर्बिट के लिए मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 है। तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू ये वेरी करती है -L to 0 to +L। +L इज हाईएस्ट वैल्यू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू -L to +L वेरी करती है। तो ये वैल्यू +2 बता रहे हैं। इसका मतलब कि हमने L वैल्यू क्या लिया होगा, 2 लिया होगा। L इज इक्वल टू 2। और आपको यह भी पता है कि जो L वैल्यू है वो वेरी करती है फ्रॉम 0 टू n-1। L वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, 0 टू n-1। तो इसका मतलब आप देखो तो यहां पे जो n-1 वैल्यू है, n-1 इज इक्वल टू 2 गिवन है। L इज इक्वल टू 2 है, मतलब n-1 वैल्यू 2 है। तो n वैल्यू यहां पे 3 हो जाएगी। और मैंने आपको बताया हुआ कि इलेक्ट्रॉन जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है, उतनी ही वेव वो वहां पे फॉर्म करता है। नंबर ऑफ वेव मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेशनरी स्टेट। तो इसलिए यहां पे n3 है, तो 3 वेव इलेक्ट्रॉन वहां पे फॉर्म करेगा। 3 वेव फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमें पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू एक पर्टिकुलर एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए -L to +L वेरी करती है। क्वेश्चन में बोला गया कि हाईएस्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 है। इसका मतलब है कि वहां पे जो हाईएस्ट एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू है वो 2 है। क्योंकि अगर आप 3 लोगे ना, अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर 3 लोगे तो उसमें भी +2 आएगा। कैसे, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, तो वहां भी +2 आता है। लेकिन क्योंकि बोला गया कि मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 है, इसलिए L वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो L 2 होना चाहिए। और L वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, 0 टू n-1। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर हम कंसीडर करें उस केस में, मतलब मिनिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू कंसीडर करें जहां पे L2 होगा, तो अगर देखें तो उसके लिए n-1 2 आना चाहिए, यानी कि n3 होना चाहिए। तो जो थर्ड स्टेशनरी स्टेट है, थर्ड स्टेशनरी स्टेट के अंदर 3D एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और थर्ड स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन 3 वेव फॉर्म करेगा। जो डी ब्रॉगली ने बोहर एटॉमिक मॉडल में मॉडिफिकेशन किया था, उसके हिसाब से हम ये रिजल्ट बोलते हैं। तो 3 वेव फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ गया बेटा सबको? ये 3 आंसर कैसे आया, क्लियर हो गया? क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द टोटल स्पिन, determine the total spin, determine the total spin of, determine the total spin of cobalt 3 positive ion, total spin of cobalt 3 positive ion। total spin of cobalt 3 positive ion।
कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर मैं ही बताऊं? टू आंसर आप लोग बता रहे हो। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? आर्गन 4s2 3d7, ये तो कोबाल्ट का है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये 4s वाला निकला, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकला, तो 3d6। ठीक है, अब देखो 3d6 तो यहां पे आप देखोगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और टोटल स्पिन कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय स्पिन क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय स्पिन क्वांटम नंबर, ये होता है। ठीक है, तो अब देखो जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन के हो, ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के भी हो सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे प्लस माइनस हाफ कंसीडर करें तो n इज इक्वल टू 4 है, तो 4 इंटू क्या है, प्लस माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा बेटा +-2, +-2। अब इसमें एक चीज, हाँ मैं ये इसी बात को क्लियर कर रहा हूं। इसमें ये हो सकता है कि ये ऑप्शन में ना हो, सिर्फ 2 लिखा हो। अगर सिर्फ 2 लिखा हो तो मैग्नीट्यूड वाइज हम जाएंगे, और मैग्नीट्यूड वाइज जो वैल्यू आएगी वो आंसर करेंगे। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू भी गिवन है और ये गिवन है, तब आपको ये टिक करना है। मतलब हम यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर लेते हैं, अगर स्पिन क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग फिर प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आनी चाहिए, तो अगर जो है वो प्लस माइनस के साथ आंसर नहीं गिवन है तो फिर मैग्नीट्यूड वाइज आप टिक करोगे, और अगर प्लस माइनस के साथ भी वही वैल्यू गिवन है तो प्लस माइनस के साथ वाली वैल्यू ही करेक्ट मानी जाएगी। एक और क्वेश्चन लिखो। when photon of energy when photon of energy when photon of energy 4.25 electron volt 4.25 electron volt strikes the surface of a metal strikes the surface of a metal strikes the surface of a metal A, then ejected photoelectron then ejected photoelectron have maximum kinetic energy TA electron volt then ejected photoelectron have maximum kinetic energy TA electron volt, and de Broglie wavelength lambda A, उस इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, लैम्डा ए, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, TA। आगे लिखो, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन
the maximum kinetic energy of photoelectron liberated from another metal B, liberated from another metal B by photon of energy, by photon of energy 4.2 electron volt, by photon of energy 4.2 electron volt is TB electron volt, TB electron volt, and its de Broglie wavelength is lambda B, and its de Broglie wavelength is lambda B. If TB is equal to TA minus 1.5 electron volt, if TB is equal to TA minus 1.5 electron volt and lambda B is equal to 2 lambda A, and lambda B is equal to 2 lambda A, then which of the following is correct? Then which of the following is correct? First option है phi A is equal to 2.25 electron volt, work function of metal A. Second option phi B is equal to 4.2 electron volt, metal B का work function 4.2 electron volt. Third option TA is equal to 2 electron volt, and fourth option TB is equal to 2.75 electron volt. इसमें से क्या सही है? तूने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किया था या बस पहले आंसर ही बता दिया तूने? A and C. चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. पहले तो आप आइंस्टाइन इक्वेशन लिख लो. मेटल ए के ऊपर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है और उसी तरीके से मेटल बी के ऊपर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है. तो TA मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू माइनस फाइव. तो H न्यू यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन, तो TA इज इक्वल टू 4.25 माइनस 5A. ये एक इक्वेशन बन गई. इसी तरीके से TB is equal to H न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5B. ठीक है बेटा, TA TB. अब एक इंफॉर्मेशन यहां पे और बता रहा है कि TB इज इक्वल टू TA माइनस 1.5. TB इज इक्वल टू TA माइनस 1.5.
और एक इंफॉर्मेशन ये बता रहा है लेमडा बी इज इक्वल टू 2 लेमडा ए। तो अगर आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कंसीडर करो तो मैंने आपको ये बताया हुआ कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू कैनेटिक एनर्जी। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू कैनेटिक एनर्जी। अगर हम इस रिजल्ट को यूज करें तो लेमडा ए इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m TA, ये लिख सकते हैं बेटा। लेमडा ए इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m TA। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं लेमडा बी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m TB, ये लिख सकते हैं। लेमडा ए इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m TA एंड लेमडा बी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m TB। और अब जरा ये वाली कंडीशन देखो, गिवन लेमडा बी इज इक्वल टू 2 लेमडा ए, तो सिंस लेमडा बी इज इक्वल टू 2 लेमडा ए, देयरफॉर h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m TB इज इक्वल टू 2 टाइम्स h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m TA, ये लिख सकते हैं। अब देखो h से h कैंसिल हो गया और आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड में, तो अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2m TB इज इक्वल टू 4 अपॉन 2m TA। तो 2m कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको मिल गया TA इज इक्वल टू 4 TB। TA इज इक्वल टू 4 TB आ गया बेटा। TA इज इक्वल टू 4 TB। तो TA इज इक्वल टू 4 TB अगर ये पता चल गया तो यहां पे पुट करके आप TB निकाल लोगे, ये जो एक इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सिंस TB इज इक्वल टू TA, तो TA यानी कि 4 TB मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, 4 TB माइनस 1.5, तो 3 TB इज इक्वल टू 1.5, तो TB इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाता है बेटा। TB इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत, डी हो ही नहीं सकता। और अगर TB 0.5 है यहां पे पुट करोगे तो TA 2 आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज TA इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। और आप TA को यहां पे पुट कर दो इसमें, तो phi इज इक्वल टू 4.25 माइनस 2, तो phi इज इक्वल टू 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। और ऑब्वियसली phi b 4.2 तो हो ही नहीं सकता, जब फोटोन की एनर्जी 4.2 है तो वर्क फंक्शन 4.2 नहीं हो सकता, तो इसलिए ए एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। आ गया समझ में कैसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को? कुछ और वैरायटी दे देता हूं क्वेश्चन में। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, which of the following orbital is closer to the nucleus, which of the following orbital is closer to the nucleus? Which of the following orbital is closer to the nucleus? तो अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको करना है तो आप ये समझ लेना कि ऑर्बिटल की जो पोजीशन होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसी के करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी भी डिसाइड होती है। जो n+l रूल को हम डिफाइन करते हैं ना, वो n+l रूल बेसिकली
ऑर्बिटल की पोजीशन फ्रॉम द न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी को गवर्न करता है। तो जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना पास होता है, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना पास होता है, उस ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी कम होती। ठीक है, मतलब जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू जितनी कम होगी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी उतनी कम होगी। मींस वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना पास होगा, वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। तो अगर n+l वैल्यू डिक्रीज करती है, अगर n+l वैल्यू डिक्रीज करती है, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी डिक्रीज करेगा और पोजीशन ऑफ द ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस भी डिक्रीज करेगा। आप इस बात को समझना, n+l अगर डिक्रीज करता है तो ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज करेगी और ऑर्बिटल का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस डिक्रीज करेगा। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये भी डिक्रीज करेगा। तो अब यहां पे देखो, ऑप्शन है 5f, 6d, 7s and 7p। क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो आप देखो, इसके लिए n+l वैल्यू 5+3 8, इसके लिए n+l वैल्यू 6+2 8, इसके लिए n+l वैल्यू 7+0 7, इसके लिए n+l वैल्यू 7+1 8। सबसे कम n+l वैल्यू 7s के लिए, तो 7s न्यूक्लियस के सबसे पास होगा। और अब अगर ये कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं इसी के साथ आपको एक बात और बता देता हूं जो एनसीईआरटी में गिवन है डिस्कशन। ठीक है, आप एनसीईआरटी में पूरा टेक्स्ट को पढ़ोगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन जो मैं अभी बता रहा हूं, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। बोलते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का सेम है, तो जिस ऑर्बिटल का एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू जितना कम होता है, वो ऑर्बिटल उतना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट दिखाता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू सेम है, तो जिस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर जितना कम होगा, उस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। और जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास लाई करता है। आप इस बात को नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। लिखो, फॉर ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फॉर ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, for orbitals of identical principal quantum number, as their azimuthal quantum number value, as their azimuthal quantum number value decreases, as their azimuthal quantum number value decreases, as their azimuthal quantum number value decreases, penetration effect of orbital, penetration effect बहुत कॉमन टर्म है और इसका इन्वॉल्वमेंट आप पीरियोडिक टेबल में फ्रीक्वेंटली देखोगे। penetration effect of orbital increases, penetration effect of orbital increases. It means
orbital lie closer to the nucleus. Orbital lie closer to the nucleus, मतलब R वैल्यू डिक्रीज करेगी. It means orbital lie closer to the nucleus, due to which energy of orbital decreases. Due to which energy of orbital decreases. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. देखो मैंने यहां पे सब कुछ इस तरीके से लिख भी दिया है. फॉर ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? कांस्टेंट. फॉर ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है. फिर मैंने क्या बोला? एज देयर एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू डिक्रीजेस. जैसे जैसे ऑर्बिटल का एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू डिक्रीज करेगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस. पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस. पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब वो ऑर्बिटल पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के ज्यादा पास जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पेनिट्रेट करता हुआ न्यूक्लियस के पास लाई करना चाहता है. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. फॉर ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर कांस्टेंट है, एज द एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीजेस, as the azimuthal quantum number of orbital decreases, penetration effect of orbital increases, due to which distance of orbital from the nucleus decreases. मतलब ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास है तो R डिक्रीज करेगा, और अगर R कम होगा तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीजेस. ये जो पूरा N+L रूल है बेटा, ये N+L रूल ऑर्बिटल की एनर्जी को किस बेसिस पे गवर्न करता है? ये गवर्न करता है ऑर्बिटल की एनर्जी को ऑर्बिटल के पोजीशन के बेसिस पे. कहां से वो पोजीशन मेजर कर रहे हैं? वो पोजीशन हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस. ऑर्बिटल की पोजीशन न्यूक्लियस के जितनी क्लोज होगी, ऑर्बिटल की एनर्जी भी उतनी कम होगी. ठीक है. तो अब आप यहां पे देख सकते हो, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल अगर कंसीडर करें, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल को अगर कंसीडर करें तो क्या होगा बेटा? एल वैल्यू सबसे कम एस के लिए है तो एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, देन पी ऑर्बिटल, then d orbital, then f orbital. अगर हम इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रखते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ns, np, nd और nf. अगर ये 4 ऑर्बिटल्स हमने कंसीडर किया तो ns का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा, np का पेनिट्रेशन इफेक्ट उससे कम, nd का पेनिट्रेशन इफेक्ट और कम, और nf ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट मिनिमम होगा. मतलब सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बिलोंग करने वाला जो s ऑर्बिटल होगा वो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, p ऑर्बिटल उससे दूर होगा, d ऑर्बिटल उससे दूर होगा, और f ऑर्बिटल सबसे दूर होगा. ये बात समझ में आ गई बेटा? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पेनिट्रेशन इफेक्ट का? और इसी पे पूरा N+L रूल बेस्ड है. लिखो क्वेश्चन. The correct order of total number of node, the correct order of total number of node of atomic orbital is, the correct order of total number of node of atomic orbitals is,
greater than 6s is greater than 5d. Second option, 6s is greater than 5d is greater than 4f. Third option, 4f is greater than 5d is greater than 6s. And fourth option, 5d is greater than 4f is greater than 6s. अच्छा, विजिबल नहीं है? हाँ, विजिबल तो नहीं है, बात सही बोल रहे हो। आपसे पूछा गया कि ये ऑर्डर ऑफ नोड इनमें से कहां पे सही है। तो जैसे 4f की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ नोड अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ नोड वो सिर्फ n के बेसिस पे डिसाइड होता है। n4 में 3 होंगे, n6 में 5 होंगे, n5 में 4 होंगे, ये तो गलत। n6 में 5 होंगे, n5 में 4 होंगे, n4 में 3 होंगे, सही। n4 में 3 होंगे, n5 में 4 होंगे, n6 में 5 होंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स है, गलत। n5 में 4 होंगे, n4 में 3 होंगे, n6 में 5 होंगे, गलत। बी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको सिर्फ अभी कुछ दिख रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, मैं खुद भी देख रहा हूं, बट अभी मुझे लग रहा है कि अभी इंप्रूव हुआ है। चलो ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है, ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखना है। जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू होगी उतने ज्यादा नोड्स होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोड्स n-1 होता है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स n-1। एक और क्वेश्चन लिखो, इफ द सब्सिडियरी क्वांटम नंबर यानी कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर एजिमुथल क्वांटम नंबर को बोलते हैं। if the subsidiary quantum number of a sub energy level यानी कि सबसेल, if the subsidiary quantum number of a sub energy level is 4, the maximum and minimum values of the spin multiplicities, रिपीट कर देता हूं, if the subsidiary quantum number of a sub energy level
is 4. If the subsidiary quantum number of a sub-energy level is 4, the maximum and minimum values of the spin multiplicities are first option given है बेटा 9 and 1, second option 10 and 1, third option 10 and 2, fourth option 4 and -4. तो पहले तो आप ये समझ लो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। अब इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो ये क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डिस्कशन में आती है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन वो टर्म आपको पता होने चाहिए। तो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी of a subcell is equal to 2s plus 1 होता है। 2s plus 1, where s is total spin। s क्या है यहां पे? टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। s यहां पे टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक चीज और, यहां पे जब टोटल स्पिन हम कंसीडर करते हैं तो उसको मैग्नीट्यूड वाइज लेते हैं, तो आपको इधर कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां पे मॉड लगा देता हूं। तो अभी मैंने आपको बताया था टोटल स्पिन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैग्नीट्यूड वाइज जाए तो स्पिन क्वांटम नंबर का मैग्नीट्यूड 1/2 लोगे, तो 2 इंटू n/2 प्लस 1, तो यानी कि ये आ जाएगा बेटा सीधे, आप ये रिजल्ट याद रखो, n+1। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1। तो आप देखो बेटा सबसेल कौन सा है, तो यहां पे बोला गया सबसेल का एजिमुथल क्वांटम नंबर है 4। एजिमुथल क्वांटम नंबर है 4, सबसेल का एजिमुथल क्वांटम नंबर है 4। तो 4 का मतलब अब उसकी ओरिएंटेशन कितनी होगी? ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल तो ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल होता है 2l+1। किसी भी सबसेल का ओरिएंटेशन क्या होता है? 2l+1। तो 2l+1 है यानी कि 2 इंटू 4 + 1 तो 9 ओरिएंटेशन है उस सबसेल की, और 9 ओरिएंटेशन है तो हर ओरिएंटेशन में आप एक एक इलेक्ट्रॉन रख दो, तो टोटल 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे 9 होंगे। ध्यान से सुनो, इस सबसेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 9। तो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? 9 + 1। मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 9 + 1 यानी कि 10। अब बताती मिनिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो मिनिमम के लिए, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 + 1 1। तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 and 1। तो 10 and 1 इज करेक्ट आंसर। आ गया समझ में कॉन्सेप्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी का?
एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो इन एनी सबसेल, in any subcell the maximum number of electrons, in any subcell the maximum number of electrons having same value of spin quantum number is, in any subcell the maximum number of electrons having same value of spin quantum number is, चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1, सेकेंड ऑप्शन L प्लस 2, थर्ड ऑप्शन 2L प्लस 1, फोर्थ ऑप्शन 4L प्लस 2। बोलो। वेरी गुड, यही होगा 2L प्लस 1। किसी भी सबसेल के जितने ओरिएंटेशन होंगे मैक्सिमम उतने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर सेम होगा। ठीक है, इसलिए 2L प्लस 1 इज करेक्ट आंसर। और अगर आपसे बोला जाए एक सबसेल की टोटल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सबसेल अगर पूछा जाए तो 4L प्लस 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ओरिएंटेशन में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और टोटल ओरिएंटेशन कितना? 2L प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 2 इंटू 2L प्लस 1, यानी कि 4L प्लस 2 इज करेक्ट आंसर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि the capacity of a subcell in terms of azimuthal quantum number, तो आप बोलोगे 4L plus 2। The capacity of subcell in terms of electron is 4L plus 2, 2 into 2L plus 1। एक और क्वेश्चन लिखो, the orbital diagram in which the orbital diagram in which both Pauli's exclusion principle and Hund's rule are violated. Both Pauli's exclusion principle and Hund's rule are violated. दोनों का वायलेशन। फर्स्ट ऑप्शन दोनों का वायलेशन, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन भी होना चाहिए और हंट्स रूल का वायलेशन होना चाहिए। तो आप देखो यहां पे है प्रॉब्लम, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए। तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, इसलिए पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन हो गया। और पहले हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स को सिंगली फिल करते फिर पेयरिंग करते, यहाँ पे बिना सिंगली फिल किए हम पेयरिंग शुरू कर दे रहे हैं, तो इसलिए हंट्स रूल का भी वायलेशन है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, which of the following set of quantum number is impossible for an electron, which of the following set of quantum number is impossible for an electron? n is equal to 1, l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to plus half. Second option, n is equal to 9, l is equal to 7, m is equal to -6, and s is equal to -half. Third option, n is equal to 2, l is equal to 1, m is equal to 0, and s is equal to +half. Fourth option, n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to -3, and s is equal to +half. कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है, ये पूछा गया है। तो आपको पता है n1 के लिए l0 हो सकता है, और l0 अगर होता है तो n0 और s +half या -half में से कोई एक होगा, तो ये तो पॉसिबल है। n अगर 9 है तो l8 तक जा सकता है, यहाँ पे 7 है, पॉसिबल है। और l7 के लिए m वैल्यू -7 से स्टार्ट होगी, यहाँ -6 है, पॉसिबल है। और s वैल्यू -half है, +-half दोनों हो सकता है। सी ऑप्शन में देखो, n2 के लिए l1 पॉसिबल है, l1 के लिए n0 पॉसिबल है, और s +half या -half हो सकता है। डी ऑप्शन में n3 के लिए l2 पॉसिबल है, एकदम सही, बट l2 के लिए m-3 नहीं हो सकता। l2 के लिए m-2 से स्टार्ट होगा, -2, -1, 0, +1, +2। तो क्योंकि यहाँ पे l2 के लिए m-3 लिखा हुआ है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे चेक करना है। समझ में आया बेटा अप्रोच? एक और क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव, how many electrons in an atom can have n is equal to 3 and l is equal to 2? ऐसे ही बताओ, ऑप्शन नहीं देता हूं। एकदम सही है। 3D की बात कर रहे हैं, तो 3D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 10। एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव n is equal to 4, l is equal to 2, m is equal to -2, and s is equal to +half. n is equal to 4, l is equal to 2, m is equal to -2, and s is equal to +half. तो अगर चारों क्वांटम नंबर डिफाइन कर दिए गए, तो एक यूनिक इलेक्ट्रॉन के लिए ये 4 क्वांटम नंबर हो सकते हैं। कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हो सकता जिसके लिए यही चारों क्वांटम नंबर्स। इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? 1। एक और अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिकी है। लिखो, कंसीडर द आर्गन एटम, कंसीडर द आर्गन एटम for how many electrons, consider the argon atom
for how many electrons does this atom have mod ml is equal to 1? Mod ml is equal to 1. क्वेश्चन है, consider the argon atom. For how many electrons does this atom have mod ml is equal to 1? ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में इंटीजर आंसर सेक्शन में पूछा गया। तो मॉड ml इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं बेटा, इसका मतलब कि ml जो है वो +-1 दोनों हो सकता है, +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो अगर आप आर्गन को कंसीडर करो, एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 और -1 आपको कहां मिलेगा? यहां मिलेगा और यहां मिलेगा। इसके अंदर आप देखोगे +1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा। इसके अंदर भी +1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। इसका मतलब कि यहां पे 2 p ऑर्बिटल मिलेंगे +1 और -1 के करस्पॉन्डिंग, और यहां भी 2 p ऑर्बिटल मिलेंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। टोटल 4 p ऑर्बिटल है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आंसर इज 8। मॉड ml इज इक्वल टू 1 अगर बोला गया है तो आंसर 8 होगा। बट अगर सिर्फ ml इज इक्वल टू 1 लिखा होता तब क्या होता? ml इज इक्वल टू 1 तब होता 4। ठीक है, अगर ml इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ तो 4। एक क्वेश्चन और लिखो, कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Calculate the minimum and maximum number of electrons which may have magnetic quantum number, m is equal to +1 and spin quantum number s is equal to -12 in chromium. m is equal to +1 and s is equal to -12 in chromium. मिनिमम एंड मैक्सिमम पूछा गया। Zero and 1 ये एन अवस्थी का क्वेश्चन है। मैं आपको ऑप्शन ही बता देता हूं, फिर आप आंसर करो।
फर्स्ट ऑप्शन 0 एंड 1 है, सेकंड ऑप्शन 1 एंड 2, थर्ड ऑप्शन 4 एंड 6, फोर्थ ऑप्शन 2 एंड 3। m इज इक्वल टू +1 एंड s इज इक्वल टू -½ ये कंडीशन यहां पे लगी हुई है, और एटम है क्रोमियम का। अब क्रोमियम अगर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ना कि नोबल गैस के टर्म्स में। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1 3d5। अब m इज इक्वल टू +1 आपको इसमें तो मिलेगा नहीं, इसमें मिलेगा नहीं, यहां पे मिलेगा नहीं, यहां पे मिलेगा नहीं। कहां मिलेगा? 2p में मिलेगा, 3p में मिलेगा, 3d में मिलेगा। तो m इज इक्वल टू +1 एंड s इज इक्वल टू -½ वाला इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिलेगा। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, पहले मैक्सिमम एक आपको यहां मिलेगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिलेगा। और अगर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो s इज इक्वल टू हम पहले जो हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज वाला अगर ले लें तो एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां भी मिल जाएगा। तो 1 2 3, तो मैक्सिमम की बात करें तो 3, और मिनिमम की बात करें तो यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज स्पिन का होगा। यहां तो सर्टेन आपको मिलेगा, 2p में भी मिलेगा, 3p में भी मिलेगा, कंफ्यूजन यहां है, ठीक। तो अगर मिनिमम की बात करें तो 2 और मैक्सिमम की बात करें तो 3, तो 2,3, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुआ बेटा? डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये क्लियर हुआ? मिनिमम की देखो, मिनिमम का मतलब ये है कि जैसे इधर तो सर्टेन है क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है ना, 2p कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसमें s -½ जरूर होगा, m+1 और s -½ वाला इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। इसमें भी सर्टेन है होगा क्योंकि ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड है। कंफ्यूजन सिर्फ इसमें है, ये सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे ये 5d ऑर्बिटल, तो उसमें से ये +1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाला एक ऑर्बिटल होगा। अब उस ऑर्बिटल के अंदर क्या पता वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन का हो, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन का होगा तो s +½ हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का है तो होगा। तीसरे जब मैक्सिमम की बात करें तो 1 1 1 3 हो गए, और मिनिमम की बात करें तो सिर्फ ये 2, ये वाला नहीं कंसिडर होगा। हुआ क्लियर? तो चलो, मुझे जो आप प्रैक्टिस करानी थी मैंने करा दिया है, और मैं समझता हूं कि अब आप ये लास्ट वाला जो पार्ट है इस पे बेस क्वेश्चन का आंसर देने में अब आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे पहले से, ठीक है। और ऑर्बिटल का शेप का डिस्कशन रह गया है, तो उसको मंडे की क्लास में फिनिश करते हुए और मंडे की क्लास में ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करें। लगभग आप समझ लो कि ऑर्बिटल का शेप के डिस्कशन में ½ आवर लगेगा, तो आधे घंटे में वो कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा और फिर पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन स्टार्ट होगा। ओके बेटा, तो टेस्ट को डिसाइड किया है जितेंद्र सर ने, शायद वो संडे के लिए डिसाइड किया है, तो एक बार आप लोग टाइमिंग को कंफर्म कर लेना जितेंद्र सर के साथ।